हेलो दोस्तों, एपी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन का डिस्कशन करने से पहले हम कुछ मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आज हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। हम लोग पीरियोडिक टेबल को मतलब तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के बारे में जो स्टडी किए थे उसको हम समाप्त कर लिए हैं। तो आइए हम आज क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। तो हम पिछले वीडियो में भी पढ़ा दिए आवर्त किसे बोलते हैं और पीरियड किसे बोलते हैं और ग्रुप किसे बोलते हैं। और रही बात क्वेश्चन का डिस्कशन करने का, तो हम अपने पेपर में लिख कर लाए हैं क्वेश्चन का डिस्कशन। इसमें आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। कारण ये है कि ये एक बाइक इस बोर्ड पर उतना आदमी इस पर पूरा डिस्कशन भी करेगा, तो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन हम ड्राइव करेंगे। इसलिए कि पूरा क्वेश्चन तो एक बार में 10 को 8 नहीं जाएगा, तो पारा इस पेपर से लिखेंगे और डिस्कशन करेंगे। तो आज डिस्कशन हम करेंगे क्वेश्चन का, तो बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन होगा। इसमें एक एक टॉपिक कवर किया जाएगा, मोस्टली डिस्कशन होगा जो इसमें मतलब बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ही ऑब्जेक्टिव केवल ये ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद सब्जेक्टिव हम लाएंगे एकदम फुल डिस्कशन। बढ़िया से आप लोग देखिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर जो नहीं जानते उसको बताइए कि एपी क्लासेस पर आवर्त सारणी के बारे में अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाके एक बार पढ़ लीजिए। एकदम मस्त पढ़ाई होता है, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हमारे तक पहुँचेगा। हम कमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसका सोल्यूशन हम करेंगे। हाँ, तो कल का वीडियो में एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। नियॉन का जो परमाणु संख्या हम बता रहे थे उसमें 8, मतलब नियॉन का परमाणु संख्या होता है 10। तो इंसान से कभी कभी थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, उसको माफ़ कर दीजिएगा। ऐसे कि ये पढ़ाते समय हमको यही आ रहा था 2 8 8 करके 18 18 32, उससे उतना आदमी मिस्टेक कर गया। मिस्टेक नहीं मतलब बोल दिया है, बाकी जानकारी तो है। तो इंसान से ना गलती होता है। तो नियॉन का परमाणु संख्या कितना होता है? 10 होता है। हम उसमें थोड़ा मिस्टेक करके मतलब गलत थोड़ा बोल दिए हैं। उसका परमाणु संख्या होता है 8, मतलब उसमें बोले हैं 8 और रियलिटी में होता है 10। पढ़ाते समय हम उतना ध्यान नहीं कवर कर पाए। तो चलिए आज डिस्कशन में हम लोग फुली डिस्कशन करेंगे। और इसका क्या क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा है आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। सबसे पहले जानेंगे आवर्त सारणी किसे बोलते हैं। आवर्त सारणी है क्या? अब ये आवर्त सारणी में लिखा है आवर्त। आवर्त क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं? आवर्त क्या है? क्या आवर्त क्या है? आवर्त को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं हम? पीरियड बोलते हैं। अब ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? GROUP। ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? समूह बोलते हैं। समूह कहिए या वर्ग कहिए, दोनों बात एक ही है। इसमें क्वेश्चन का अगर बात किया जाए तो इसमें आंसर कितना होगा? आवर्त सारणी में आवर्त की जो संख्या होती है कितना होता है? 7। इसमें आंसर 7 हो जाएगा। तो हम आइए इसको डिस्कशन करते हैं कि कैसे 7 होगा। सबसे पहले आवर्त सारणी है क्या? देखिए, हम पहले वीडियो में भी कई बार बताया है कि किसी भी वस्तु को क्रमबद्ध सजाने की जो क्रिया और प्रक्रिया होती है वही आवर्त सारणी है। पहले जो डोबराइनर साहब आए, न्यूलैंडर जी आए और उस मेडलिव जी आए, तो ऐसे बिखरे हुए पड़े थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक क्रमबद्ध में सजाने की सजा दिया, वही क्या हो गया? आवर्त सारणी हो गया। क्या हो गया? वही आवर्त सारणी हो गया। तो हम आवर्त सारणी के बारे में चर्चा करें। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि आवर्त, इसमें लिखा है आवर्त सारणी में आवर्तों की जो संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7। हम मेडलिव की आवर्त सारणी में बताए थे कि उनके समय जो मेडलिव जी बताया जो 8 मतलब 7 को आवर्त बताए थे और ग्रुप की संख्या कितने बताए थे? 8 को बताए थे। कितना बताए थे? ग्रुप की संख्या 8 को बताए थे। अब हम देख लेते हैं कि आवर्त बोलते किसे हैं? आवर्त किसको बोलते हैं? देखिए क्या बोलते हैं हम? इसको आवर्त बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम? इसको ग्रुप कहिए, इसको इंग्लिश में ग्रुप कहिए, समूह कहिए, इसको वर्ग कहिए, समूह कहिए, तीनों बात एक है। इंग्लिश में इसको ग्रुप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पीरियड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? इंग्लिश में इसको पीरियड बोलते हैं। ये ऐसी क्या हुआ? ये स्तंभ हो गया। क्या है? ई हो गया कतार। छादित कतार को क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। और स्तंभ कतार को क्या बोलते हैं? स्तंभ मतलब अक्ष को क्या बोलते हैं हम?
ग्रुप बोलते हैं, समूह बोलते हैं। मेडलिप के समय जो आवर्त की जो संख्या थी कितनी थी, 7 गो आवर्त थी, और वर्ग की संख्या कितनी थी, 8 गो। ठीक, चलिए हम इसका आंसर हम देख लिए। क्वेश्चन एक का आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो अभी वर्ग और आवर्त के बारे में हम चर्चा किए हैं कि वर्ग किसे बोलते हैं, आवर्त किसे बोलते हैं। तो हम वर्ग के बारे में बताया था किसको बोलते हैं, यानी देखिए अब अपनी लैंग्वेज में बताते हैं। जो खड़ी है उसको क्या बोलते हैं, वर्ग। और जो पड़ी है, खड़ी पड़ी, खड़ी पड़ी, खड़ी पड़ी, यानी जो पड़ी है यानी लेटा है, क्या है, जो ऐसे है, क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। आवर्त की जो संख्या कितनी होती है, 7 होती है। अब इसको जो खड़ी है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्ग। जो खड़ी है इसको क्या बोलते हैं, हम वर्ग बोलते हैं। इसको जो नीचे की तरफ है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन लिखा है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे। सबसे पहले जाने कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे बोला जाता है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन जानेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे बोलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे बोलते हैं, तो हेनरी मोसले जी हैं। मोसले जी है जो 1913 ईस्वी में आवर्त सारणी के बारे में कुछ आधुनिक आवर्त सारणी का मतलब स्थापित किए हैं। 1913 ईस्वी में, कितना, 1913 ईस्वी में। हेनरी मोसले इनका पूरा नाम है। अब इनके समय आवर्तों की जो संख्या थी कितनी थी, इनके जो समय आवर्त की संख्या थी, इनके समय जो आवर्त की जो संख्या थी 7, और वर्ग की जो संख्या थी कितनी हो गई थी, 18। इसको हम ग्रुप बोलते हैं। वर्ग की संख्या कितनी हो गई थी, 18। कितनी हो गई थी, 18। उनका जो नियम है, अब बात कर लेते हैं इनका नियम है। इनका जो नियम है, इन्होंने कौन सा नियम दिया था, इन्होंने कहा कि ये तत्वों के इस प्रकार सजाया जाए कि परमाणु क्रम के आवर्त फलन हो जाए। इनका जो नियम है, तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार सजाया जाए कि परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं, यानी परमाणु क्रमांक। इनका जो नियम है, सबसे पहले क्वेश्चन ही पूछेगा क्रमांक को ये, या पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। क्वेश्चन ही पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। कौन सा आंसर इसका क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की जो संख्या कितनी है, 7 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की जो संख्या कितनी होती है, 18 होती है। इनका जन्मदाता कौन है, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, मोसले जी को कहा जाता है। यानी मेन रूप से कहा जाता है आवर्त। क्वेश्चन 2 प्रकार से भी पूछ सकता है। पूछेगा कि आवर्त सारणी का जनक किसे बोला जाता है, तो मेडलिप को बोला जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है, हेनरी मोसले को बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हेनरी मोसले को बोला जाता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, हम इसका वर्ग की जो संख्या कितनी हो जाएगी, 18। कितना हो जाएगी, वर्ग की संख्या 18। इसको क्या लिख दिया, यहाँ लिख देते हैं। वर्ग की जो संख्या कितनी हो जाएगी, 18। और आवर्त की जो संख्या इसमें आधुनिक आवर्त में आवर्त की जो संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक, चलिए हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। इसको हम मिटाते हैं, फिर अब दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं, उसी के अनुसार हम इसी प्रकार से डिस्कशन करेंगे। एक डिस्कशन में कई प्रकार से ऑब्जेक्टिव हम इसको डिराइव करेंगे, और इसमें किसी प्रकार की अगर दिक्कत हुई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा जो क्वेश्चन है क्या है, तीसरा जो क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। तो ऑप्शन में परमाणु द्रव्यमान इसमें दिया है, परमाणु द्रव्यमान पर। बी में दिया है परमाणु क्रमांक पर। सी में दिया है दोनों। क्या है, दोनों। डी में दिया है परमाणु आयतन। क्या है, परमाणु आयतन।
हाँ, तो क्वेश्चन लिखा है आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। देखिए, आप लोग डाउट में अगर होंगे कि सर ऐसे देख कर पढ़ा रहे थे, इसमें किसी भी प्रकार का आंसर नहीं दिया गया है, देख लीजिए। ठीक, हमको याद है, हम बता रहे हैं। क्योंकि अब पूछेगा क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो अभी हम पिछले दूसरा जो क्वेश्चन बताए थे तो किस पर आधारित है, तो परमाणु क्रमांक पर। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, तो परमाणु क्रमांक बोलते किसके हैं, ये परमाणु द्रव्यमान जो लिखा है इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए यहाँ परमाणु द्रव्यमान लिखा है, तो परमाणु द्रव्यमान है क्या, परमाणु द्रव्यमान है क्या, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। अब लिखा है कि जब परमाणु द्रव्यमान पर परमाणु द्रव्यमान लिखा है, तो जो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है, मेंडलीव का आवर्त सारणी है जो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। कौन सा, मेंडलीव जो नियम दिए उनका है परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। मेंडलीव जो नियम दिए थे वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। क्या है, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। आई जो मोसले जी जो नियम दिए तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक है, मोसले जी जो नियम दिए तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक, अब बात कर लेते हैं मेंडलीव। मेंडलीव के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते कि मेंडलीव कौन पर, मेंडलीव है क्या। इनके समय जो ज्ञात तत्वों की जो संख्या थी, कितने थी, इनके जो समय ज्ञात तत्वों की जो संख्या थी 63 गो थी। क्या, इनके समय जो ज्ञात तत्वों की जो संख्या थी 63 गो थी। मेंडलीव के समय इन्होंने क्या किया, जो 1869 ईस्वी में 1869 ईस्वी में उन्होंने प्रयास करना शुरू कर दिया। इन्होंने मेंडलीव जी ने क्या किया, 1869 ईस्वी में प्रयास करना शुरू कर दिया और उन्होंने एक नियम दिया। क्या दिया, उनका जो कहना था कि तत्वों को इस प्रकार से डाले कि परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। क्या होते हैं, इनका जो नियम है परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन पर आधारित है। मेंडलीव का जो नियम है परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन पर आधारित है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मेंडलीव का जो मतलब नियम है किस पर आधारित है, तो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। ठीक, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। उनका जो उन्होंने दिया 1872, कहीं कहीं 1871 भी मिलेगा, तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग ठीक करेंगे। 1872 इसमें जर्मन जनरल एक पत्रिका में इनका क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। जर्मन जनरल, उसको क्या बोलते हैं हम, जर्मन जनरल में इनकी जो मतलब जो आवर्त सारणी का जो नियम बताए थे, इन्हीं के समय से आवर्त और पीरियड इन्हीं ने डिराइव किया था। उनका जो नियम जो था 1871 या 72 ईस्वी में, दोनों में ऑप्शन के अनुसार हम लोग ठीक करेंगे। जर्मन जनरल में पब्लिश हुआ, कब हुआ, 1871 या 72 ईस्वी में जर्मन जनरल में इनका जो नियम क्या हुआ, पब्लिश हुआ। ठीक, अब बात करते लेते हैं कि जो उनके जो संख्या थे, इसमें इनके मेंडलीव के आवर्त सारणी में कई प्रकार के दोष भी थी। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कई प्रकार की दोष भी थी, तो इसमें समस्थानी का कोई भी स्थान नहीं दिए थे। क्या हुआ, समस्थानी का भी कोई स्थान नहीं दिए थे। अब बात कर लेते हैं दोनों। अब तो हम देख लिए, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक, अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, मेंडलीव का आवर्त नियम कब दिया गया था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन चौथा नंबर कह रहा है, कहा है मेंडलीव का आवर्त नियम कब दिया गया था, 1665 ईस्वी बी में, 1865 सी में, 1869 डी में, 1871। अभी हम चर्चा कर रहे थे 1869 के बारे में। तो इसका आंसर होगा मेंडलीव का आवर्त नियम कब दिया गया था, 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में कब दिया गया था, 1869 ईस्वी में। मतलब जो नियम ही बना दिए थे उनको पब्लिश कब किया गया था, 1871 72 दोनों में। ऑप्शन के अनुसार हम लोग ठीक करेंगे। ठीक, अब बताते हैं कि 1665 क्या है। अब आप लोग बायोलॉजी पढ़े होंगे तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक, क्या है, रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज
कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। कब किया था? 1865 ईस्वी में कोशिका का खोज किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कोशिका जब खोजा तो उन्होंने जीवित कोशिका का खोज नहीं किया था, मृत कोशिका का खोज किया था। क्या किया था? पौधों के छाल से कॉर्क में उन्होंने प्राप्त किया था। क्या कहते हैं? उन्होंने मृत कोशिका का खोज किया। मृत कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। अब बात कर लेते हैं 1865 जब दिया है तो अभी हम बात कर लेते हैं न्यूलैंडस जी। न्यूलैंडस जी का अष्टक जो सिद्धांत है 1865 में उन्होंने प्रयास किया। न्यूलैंडस जी ने अष्टक सिद्धांत दिया था 1865 ईस्वी में। कब दिया था? 1865 ईस्वी में। कहीं 1866 ईस्वी में मिलता है न्यूलैंडस। इनके जो समय ज्ञात तत्वों की जो संख्या थी, मतलब एलिमेंट की जो संख्या थी 56 को थी। इनका अनुमान था कि जो 56 को तत्व है इससे आगे तत्व नहीं होगा, मगर इनका अनुमान क्या हो गया? गलत हो गया। इनके जो समय ज्ञात तत्वों की जो संख्या थी 56 को थी। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? 1869 ईस्वी। अब इनका जर्मन यहाँ पब्लिश हुआ था, जर्मन जनरल में इनका पत्रिका में एक पब्लिश हुआ, जिन्होंने नियम बताया थे मेडलिव जी। उन्हीं का क्या हुआ? जर्मन जनरल में इनका नियम का पब्लिश किया गया था। ठीक, अब मिटाते हैं हम इसको, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक, क्वेश्चन ही पूछता है 5 नंबर, हीलियम कैसा तत्व है? ए में अक्रिय, बी में धातु, सी में उपधातु, डी में अधातु। क्या है? क्वेश्चन लिखा है कि हीलियम कैसा तत्व है। क्वेश्चन ही लिखा है 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए कि हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम क्या है? ये देखिए हीलियम जो है 0 ग्रुप कहिए या 18 ग्रुप में है। इसको हम लोग नोबेल गैस भी बोलते हैं हीलियम को। इसका अंतर्गत रखा है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टोन, रेडन। ठीक, इसमें क्या है? एक ऐसा एलिमेंट है हीलियम जो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। अभिक्रिया नहीं करता है। इसका अष्टक पूर्ण। इसका अष्टक क्या होता है? पूर्ण होता है। इसका जो परमाणु संख्या का बात किया जाए तो इसका जो परमाणु संख्या होता है 2, और मास, इसको हमने परमाणु द्रव्यमान का बात किया जाए, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 4 होता है। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 4 होता है। अभी देखिए इसको नोबेल गैस को क्या बोलते हैं? हम अक्रिय गैस भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको नोबेल गैस बोलते हैं, हिंदी में इसको अक्रिय गैस बोलते हैं। तो अक्रिय गैस का अंतर्गत क्या है? हीलियम आता है। क्या आता है? हीलियम आता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन। ठीक, अब बात कर लेते हैं धातु क्या है, अधातु क्या है, उपधातु क्या है। ठीक, अब देखिए एस ब्लॉक, इस पी ब्लॉक में, हाँ पी ब्लॉक एक ऐसा मतलब ब्लॉक है। पी ब्लॉक में मतलब क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौन ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों होता है। क्वेश्चन ही पूछेगा कि कौन ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों होता है। तो क्या है? पी ब्लॉक है। क्या है? पी ब्लॉक है। क्या होता है? इसमें तीनों होता है। क्या होता है? पी ब्लॉक है ऐसा एक ब्लॉक है जिसमें क्या होता है? धातु, उपधातु और अधातु तीनों होता है। क्या होता है? धातु, अधातु, उपधातु तीनों होता है। अब बात कर लेते हैं उपधातु क्या है। उपधातु क्या है? देखिए इसका जो मतलब इसका आकार कितना होता है? टेढ़ा। ये क्या होता है? इसका जो जिग जैग, जैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे जिग जैग, इसका जो आकार जैसे होता है टेढ़ा मेढ़ा, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक, बोरॉन हो गया। ये क्या है?
ये क्या है, उपधातु है। क्या है, उपधातु है। क्या है, उपधातु है। अब उपधातु की जो संख्या है, उपधातु की जो संख्या है कितनी है, 7 है। उपधातु की संख्या कितनी है, 7 है। उपधातु की संख्या कितनी है, 7 है। अब पी ब्लॉक के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए, थोड़ा एस ब्लॉक के बारे में देख लेते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, हम इसको मिटा देते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन दूसरा। 6 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए। तो 6 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता कौन है। इसमें क्वेश्चन पूछता है 6 नंबर, सर्वाधिक एक में क्या लिखा है, फ्लोरीन, बी में हाइड्रोजन, और सी में क्या लिखा है, ऑरम, और डी में क्या लिखा है, आयोडीन। अब देखिए हम चाहते हैं इसका आंसर क्या होगा, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता कौन एलिमेंट है इसमें, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता कौन है, तो ये फ्लोरीन है। क्या है, फ्लोरीन है। क्या है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किस ब्लॉक में रखा गया, इसको किस ब्लॉक में रखा गया, फ्लोरीन को। तो फ्लोरीन को किस ब्लॉक में रखा गया है, तो इसको मतलब ब्लॉक पी ब्लॉक में रखा गया है। क्या है, उपधातु है, मतलब अधातु है। क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु है। फ्लोरीन क्या है, अधातु है। इसका जो परमाणु संख्या होता है, अब हम बात कर लेते हैं फ्लोरीन जो है क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु है। इसको किस ब्लॉक में रखा गया, तो इसको पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में रखा गया है। इसको क्या रखा है, पी ब्लॉक में रखा गया है। ठीक, ये भी क्या है, इसको किस ग्रुप में रखा गया, तो 17वां ग्रुप। इसको 17वां ग्रुप को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप। क्या बोलते हैं हम इसको, हाइड्रोजन ग्रुप। क्या बोलते हैं हम इसको, हाइड्रोजन ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, 17वां ग्रुप को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप बोलते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन क्या होता है, इसी में रहता है। क्या होता है, 17वां ग्रुप में रहता है। अब बात कर लेते हैं हम हाइड्रोजन को। इसका आंसर तो ये होगा, हाइड्रोजन क्या है, ये है आवारा तत्व। क्या है, ये आवारा तत्व है। इसको किस ब्लॉक में रखा गया है, तो एस ब्लॉक में रखा गया है। क्या ब्लॉक में रखा गया है, इसको एस ब्लॉक में रखा गया है। हलीना के रब से फरियाद हम सबसे पहले बताए थे। एस ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्षारीय। क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु बोलते हैं। क्षारीय धातु बोलते हैं। एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट की जो संख्या कितनी है, टोटल एलिमेंट की जो संख्या कितनी है, 13 गो। 13 गो में सबसे पहले क्या हो जाता है, अधातु हो जाता है। अधातु हो जाता है, कौन है, हाइड्रोजन है जो अधातु होता है। क्या होता है, जो 12 को बच गया, जो 12 को बच गया क्या है, ये हो जाएगा धातु। क्या हो जाएगा, ये धातु हो गया। क्या हो जाएगा, धातु। अब हाइड्रोजन का बात कर लेते हैं, तो कभी कभी हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में रहने के अपन गुण को दर्शाता है, तो कभी कभी 17वां ग्रुप में अपने गुण को दर्शाता है। ठीक, इसलिए इसको आवारा तत्व बोला जाता है। ये कभी कहाँ रहता है, मतलब कभी इसका गुण दिखाता है 17वां ग्रुप में, और कभी इसका प्रथम ग्रुप में इसका गुण दिखाता है। तो हम लोग एस ब्लॉक के बारे में चर्चा कर लिए। अब बात कर लेते हैं हम ऑरम। ऑरम यानी क्या बोलते हैं, ऑरम इसको क्या बोलते हैं, सोना बोलते हैं। सोना इसको क्या बोलते हैं, हम इसको सोना बोलते हैं। इसका जो कौन सा शब्द लिखा है ऑरम, ये क्या है, लैटिन शब्द है। क्या है, ये है लैटिन शब्द। क्या है, लैटिन वर्ड है। क्या है, ये लैटिन वर्ड है। इसको किस ब्लॉक में रखा गया, तो इसको क्या रखा है, डी ब्लॉक में रखा गया है। क्या, कौन सा ब्लॉक में रखा गया है, इसको ऑरम के सोना को किस ब्लॉक में रखा गया है, डी ब्लॉक में रखा गया। तो डी ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, संक्रमण तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। जैसे आयोडीन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं आयोडीन की। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंघा रोग होता है। क्या होता है, घेंघा रोग होता है। क्या होता है, घेंघा रोग होता है। आयोडीन किस ब्लॉक में रखा गया है, तो 17वां ब्लॉक में इसको भी रखा गया है। 17वां यानी 17वां ग्रुप में इसको भी रखा गया है। 17वां ग्रुप में रखा गया है। और ब्लॉक की बात किया जाता है, इसको क्या रखा गया, पी ब्लॉक में इसको रखा गया है। क्या ब्लॉक में, इसको पी ब्लॉक में रखा गया है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लिए। अब चर्चा करते हैं 7वां क्वेश्चन के बारे में। 7वां क्वेश्चन क्या है और 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। तो
तो आप लोग देख लीजिए। डिस्कशन ऐसा ही करेंगे हम लोग कि एक मतलब क्वेश्चन से हम लोग कई क्वेश्चन बनाएंगे और उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़िया से हम लोग डिस्कवर करके याद कर लेंगे। ठीक, जो पढ़ लिया है मेरे से तो उसको तो दिक्कत तो नहीं होगा, जो नहीं पढ़े होंगे तो उनको भी दिक्कत होगा। तो आप लोग हमारा वीडियो वाईटी स्टूडियो यानी यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। इसमें 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। एक में डोबेराइनर, बी में न्यूलैंडस, सी में क्या लिखा है देख लेते हैं। सी में क्या लिखा है मोसली, सी में क्या लिखा है मोसली। ये सब आप लोग का एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, डी में क्या लिखा है रॉबर्ट हुक, ये सब वैज्ञानिक है। ठीक है, रॉबर्ट हुक। इसमें आंसर क्या होगा अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था तो न्यूलैंडस जी ने किया था। किसने, इसका आंसर क्या हो जाएगा न्यूलैंडस। अब बात कर लेते हैं कि डोबेराइनर क्या है। इन्होंने कौन सा नियम दिया था, इन्होंने कौन सा नियम दिया था त्रिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था इन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया था। इनके समय जो ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, ज्ञात तत्व कितना था इनके समय, ज्ञात तत्वों की जो संख्या थी कितनी थी 21 गो। ज्ञात तत्वों की जो संख्या थी उनके समय जो 21 गो थी। इनका जो नियम था तत्व यानी भौतिक और रासायनिक गुण के तत्वों के इस प्रकार सजाया जाए कि भौतिक और रासायनिक गुण पर आधारित हो। इनका जो नियम था यही, तो सबसे इनका सफल हुआ। इसमें उन्होंने कितने नियम दिए थे 3 ट्रेड दिए थे। कितने दिए थे उन्होंने 3 ट्रेड दिए थे। 3 ट्रेड में अगर कंपटीशन लेवल का बात करेंगे तो इसमें 5 ट्रेड मिलेगा। अगर एनसीईआरटी की बात करेंगे तो 3 ट्रेड मिलेगा। तो अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं लिथियम, सोडियम और पोटासियम। इनका जो कहना था कि बीच वाले, इनका जो कहना था यानी डोबेराइनर साहब का कहना था कि बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान, बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले और अंतिम तत्व का परमाणु द्रव्यमान का औसत के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए औसत के बराबर होना चाहिए। अब बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान के बारे में अगर बात करते हैं तो परमाणु द्रव्यमान है क्या है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान हम बताए थे कि जो सम संख्या है उसमें जो परमाणु क्रमांक में क्या है जो सम संख्या उसे 2 से गुना कर देंगे और वहीं क्या हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। विषम संख्या में क्या करेंगे 2 से गुना करके हम प्लस कर देंगे कि वहीं क्या हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं तो इसका अगर हम परमाणु द्रव्यमान की बात किए तो इसका यानी इसका परमाणु संख्या हो जाएगा 3 दूना 6। इसका परमाणु संख्या होता है कितना 7। इसका परमाणु संख्या होता है इसका 3 और परमाणु द्रव्यमान इनका कितना हो जाएगा 7। इसका हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, क्या हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 7। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 23। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 39। कितना हो जाएगा पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 39। इनका जो डोबेराइनर साहब का कहना था कि बीच वाले तत्व यानी जो बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है, बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है ये अंतिम तत्व वाले परमाणु द्रव्यमान और प्रथम तत्व वाले परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए औसत के जो के बराबर होना चाहिए। तो देखिए हम बताते हैं कैसे हो जाता है। तब हम क्या करेंगे अंतिम तत्व, ये अंतिम तत्व, ये प्रथम तत्व, ये अंतिम तत्व, इसको क्या करेंगे 7 + 39 करेंगे और 2 से औसत का मतलब क्या हुआ 2 से भाग, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46। 46 से 2 से भाग कर देंगे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23। तो इनका जो नियम क्या हुआ इस पर क्या हो गया सफल हो गया। क्या हो गया इसका जो नियम सफल हो गया। इनका जो 3 ट्रेड दिए थे कैल्शियम, फ्रांसियम और बेरिलियम। अब बात कर लेते तीसरा कौन था क्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन। क्या था क्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन। तो इन्होंने एनसीईआरटी में भी 3 ट्रेड मिलेगा और 3 ट्रेड में हो सकता है क्वेश्चन ही पूछेगा कि डोबेराइनर साहब के जो प्रथम ट्रेड में
कौन कौन से एलिमेंट है। इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि डोबराइनर साहब के प्रथम ट्रेड में कौन कौन से एलिमेंट है, क्या इनमें से कौन एलिमेंट है जो प्रथम तत्व के ट्रेड मतलब प्रथम ट्रेड में है। ठीक, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, लिथियम, सोडियम और पोटासियम। ठीक, अब बात करें तो न्यूलैंडर जी ने कौन सा सिद्धांत दिया था, अष्टक सिद्धांत दिया था। इनका जो सिद्धांत था सारे गामा पर आधारित था। कहा था सारे गामा एक 7 स्वर होता है, सारे गामा पादानी सा पर आधारित था। इनका जो नियम कहना था कि तत्वों के इस प्रकार से प्रत्येक तत्व के इस प्रकार सजाया जाए कि प्रत्येक तत्व के 8वें तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण प्रथम तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण के क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। प्रत्येक 8वें तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण या प्रत्येक 8वें तत्व के गुण धर्म प्रथम तत्व के गुण धर्म के बराबर होना चाहिए या समान होना चाहिए। इनका जो नियम का कहना था वही उनका जो अष्टक सिद्धांत था। इनके समय जो इनका जो नियम था कैल्शियम तक ही नियम का हुआ, सफल हो पाया, बाकी और क्या हो गया, फेल कर गया। इनके जो समय जो ज्ञात तत्वों की जो संख्या थी कितना थी, 56 गो। क्या थी, 56 गो। कितना था न्यूलैंडर के समय ज्ञात तत्वों की जो संख्या कितनी थी, 56 गो थी। ठीक, अब बात करें तो मोसले जी, इन्हीं को देखिए। मोसले जी आ गए तो इसको आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। हेनरी मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। इनके समय 7 गो आवर्त इन्होंने दिए और 18 गो वर्ग दिए। कितने दिए, 18 गो वर्ग दिए। रॉबर्ट हुक की बात करते हैं, ये भी वैज्ञानिक है जो 1665 ईस्वी में क्या थे, 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किए थे। क्या कहने, कोशिका का खोज किए थे। वो कौन सा कोशिका था, वो जीवित भी कोशिका नहीं था, क्या वो मृत कोशिका था। 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक। कौन किए थे, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया। वो क्या था, मृत कोशिका था। क्या था, वो मृत कोशिका था। अब हम देख लेते हैं, जो 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, तो कम से कम हम लोग प्रत्येक दिन 10 गो क्वेश्चन बनाएंगे। 10 गो से कम बहुत से क्वेश्चन हम यहाँ भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब डील हो रहा है, मगर फिर भी हम सब्जेक्टिव लेकर एक दिन आएंगे। जब ऑब्जेक्टिव को समाप्त कर देंगे तो सब्जेक्टिव लेकर हम आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद कहता है, तो क्या कहता है, ट्रिक्स नियम किसने दिया था। ट्रिक नियम किसने दिया। ठीक, एक में डोबेराइनर, बी में न्यूलैंडर, सी में मोसले, डी में इनमें से कोई नहीं। क्या हुआ, इनमें से कोई नहीं। ट्रिक सिद्धांत किसने दिया था, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डोबेराइनर। ट्रिक सिद्धांत के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थे। सबसे पहले ट्रिक सिद्धांत डोबेराइनर साहब ने दिए और इन्होंने 1817 से लेके 1829 तक उन्होंने तत्व के बारे में अध्ययन किया और उन्होंने जानकारी ली और उन्होंने ट्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किए। ठीक, 1817 से लेकर 1829 तक प्रयास किए तो एक ट्रिक सिद्धांत का नियम उन्होंने दिया डोबेराइनर साहब ने। न्यूलैंडर जी का अष्टक सिद्धांत देखिए लिए, मोसले जी का आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में देखिए लिए। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, तो आवर्त सारणी के शून्य ग्रुप का तत्व इनमें कौन है। आवर्त सारणी के ग्रुप के तत्व कौन है। ठीक है, जैसे हीलियम, कौन है, क्लोरीन, पोटासियम, डी में CO2। देखिए 18वां ग्रुप को शून्य ग्रुप भी बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम होगा। इसका आंसर क्या, आवर्त सारणी में शून्य ग्रुप के तत्व इनमें से कौन है,
इनमें कौन तत्व है तो हीलियम है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन क्या है 18वां ग्रुप का तत्व है जो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। इसका अष्टक क्या होता है पूर्ण होता है। इसमें जितने भी 18वां ग्रुप में तत्व होंगे इस सबका अष्टक क्या होता है पूर्ण होता है। अब बात कर लेते हैं कि हीलियम का उपयोग कहाँ किया जाता है। हीलियम क्या है, हीलियम का उपयोग कहाँ किया है, ये नोबल गैस यानी नोबल गैस का सबसे हल्का या हल्की तत्व है। कौन है नोबल गैस में यानी अक्रिय गैस के सबसे हल्की तत्व कौन है तो हीलियम है। सबसे हल्का तत्व कौन है हीलियम है। तो हीलियम इसका प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ होता है हवाई जहाज के टायर में हीलियम को भरा जाता है। क्या होता है हवाई जहाज इसका उपयोग कहाँ होता है हवाई जहाज का टायर में, गोताखोर के सिलेंडर में। गोताखोर के सिलेंडर में हीलियम गैस भरा होता है। क्या भरा जाता है हीलियम गैस भरा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है 17 होता है और मास संख्या कितना होता है 35.5 होता है। पोटासियम क्या है सबसे क्रियाशील धातु है। क्या है सबसे क्रियाशील धातु कौन है ये पोटासियम है। क्या है पोटासियम है। क्वेश्चन पूछता है कि पोटासियम को केरोसिन तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है तो ये क्या है क्रियाशील धातु है। क्या है क्रियाशील धातु है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या होता है स्वतः ही जलने लगता है, इसलिए इसको केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। अब बात करते हैं CO2 को क्या बोलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड। इसका रासायनिक नाम क्या है कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है। कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर CO2 बना है। क्या है इसको कहिए तो एक कंपाउंड है। क्या है एक कंपाउंड है। अब क्वेश्चन हम लिख लेते हैं 10, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन अब 10 के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पर डे 10 के क्वेश्चन से आप लोग में 10 को 30 को 40 को क्वेश्चन डिराइव करें आप लोग को एकदम थ्योरी से लेकर ऑब्जेक्टिव से सब क्लियर हो जाएगा। क्या है आवर्त सारणी के प्रथम सदस्य कौन है। क्वेश्चन पूछ रहा है एक में होगा क्षारीय धातु, बी में क्या है संक्रमण तत्व, सी में क्या है भू क्षारीय धातु और डी में क्या है अक्रिय गैस। क्या है अक्रिय गैस। क्वेश्चन पूछता है आवर्त सारणी का प्रथम सदस्य कौन है। आवर्त सारणी का प्रथम सदस्य कौन है। कौन है एस ब्लॉक में प्रथम सदस्य कौन है। एस ब्लॉक के सबसे पहले कौन है इसको क्षारीय धातु बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं एस ब्लॉक में दो भागों में बांटा गया। एस ब्लॉक में 1 और 2 है। कौन सा है 1 और 2। इसको हम क्या बोलते हैं क्षारीय धातु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अल्कली मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अल्कली मेटल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भू क्षारीय धातु। इसको हम क्या बोलते हैं भू क्षारीय धातु या अल्कली अर्थ मेटल इसको बोलते हैं अल्कली। इसको क्या बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल। अब ग्रुप देखिए डी ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व बोलते हैं। डी ब्लॉक का क्या बोलते हैं हम लोग संक्रमण तत्व बोलते हैं। संक्रमण तत्व पहले है क्या देख लेते हैं संक्रमण तत्व है क्या है। तो संक्रमण तत्व में व्यवहारिक तत्व को रखा गया है। क्या है व्यवहारिक तत्व को रखा गया है जैसे सोना चांदी क्या है जिंक कोबाल्ट निकेल जिसमें हम लोग
व्यवहार रूप से मैंने उपयोग करते हैं उसी को संक्रमण तत्व में रखा गया है। तो संक्रमण तत्व में क्या है, डी बोलो को क्या बोलते हैं हम लोग, संक्रमण तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। भू क्षारीय के बारे में हम लोग यहाँ देख लिए थे कि यस ब्लॉक को हम लोग दो भागों में बांटे हैं। यस ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 2 तक को हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक बोलते हैं। अक्रिय गैस किसको बोलते हैं, ग्रुप 18 को बोलते हैं, या 0 ग्रुप को अक्रिय गैस बोलते हैं, या किसी भी प्रकार से किसी भी तत्व से अभिक्रिया नहीं करता है। चलिए हम लोग इतना क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किए। मैं आशा करता हूँ कि डिस्कशन आप लोग का अच्छा लगा होगा और अच्छा भी लगेगा कि इसमें एक से कई प्रकार का हम क्वेश्चन डराइव कर रहे हैं कि कोई सी भी प्रकार का अब इस चैप्टर से क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटे, इसीलिए हम इतना क्वेश्चन को हम लोग डिटेल से जान रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हो सकता है रही बात कि थोड़ा टाइम लग जाएगा, मतलब 10-10 प्रत्येक दिन हम लोग 10-10 तत्वों को लिखेंगे। अब रही बात ये छोटा बोर्ड है तो आदमी डिजिटल बोर्ड तो थोड़ा है कि एकदम टाइप कर दिया गया है आपने से हो जा रहा है उसके बाद हम लोग लिख देंगे, उससे तो बात ना है। ये तो डिजिटल बोर्ड ना है, इसको लिखना पड़ता है, लिख के फिर उसके बाद समझाना है, उस पर क्वेश्चन डराइव करना है, तब थोड़ा समय लग जाएगा। मतलब घबराइएगा नहीं, जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इस डिस्कशन के तहत जो भी कुछ टॉपिक छूटा होगा इस डिस्कशन में हम लोग टॉपिक को कवर कर लेंगे। अभी तो खाली ऑब्जेक्टिव हो रहा है, सब्जेक्टिव भी इसके बाद से चर्चा करेंगे, मगर आप लोग घबराइएगा नहीं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए इस वीडियो को और लाइक कमेंट करते रहिए।